हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है दैया और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है और इस टॉपिक पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जीओसी के अंदर, लेकिन इस टॉपिक को स्किप कर दिया जाता है, एक दो लाइन लिखवा करके इसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेईई मेंस और एडवांस के अंदर। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेईई के इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी हो अच्छी बुक्स की, जैसे फॉर एग्जांपल एमएस चौहान सर की बुक करी हो, एसकेएम सर की बुक करी हो, तो अच्छी अगर बुक्स आप अगर सॉल्व करिए तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमीन इन्वर्जन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या होता है अमीन इन्वर्जन, इसका फैक्टर कौन सा होता है, किसकी वजह से ये होता है, वो सब चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे ताकि हमें क्लियरली पता चले कि अमीन इन्वर्जन एक्चुअली क्यों होता है। सही है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमीन इन्वर्जन। तो अमीन इन्वर्जन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं जिससे हमें क्लियरिटी रहेगी कि ये क्यों होता है और इसके होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है अमीन पर। सो देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का। सो हमारे पास में अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। सही है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें एक लोन पेयर आपको मिलेगा, 3 हाइड्रोजन आपको मिलेंगे। करेक्ट है क्या? और आपको इतना क्लियर है कि यहाँ पे इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बताओ? sp3। और ड्यू टू यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये जो लोन पेयर होता है इन बॉन्ड पेयर पर क्या करेगा? रिपल्शन अप्लाई करेगा। रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड्स होंगे वो बेंट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर मिलती है वो कैसी आती है? वो पिरामिडल आती है। सही है। सेकंड, अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल होता है इसका 107 डिग्री या 107.5 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल अप्रोक्स होता है। तो ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन है किस तरीके से हम लोग अमोनिया को कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं। हमें क्लियर है कि जो नाइट्रोजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज कैसे लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p3 आ जाएगा। सही है। एंड अगर हम बात करें इस s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो, ये दोनों ही सेकंड सेल से बिलोंग कर रहे हैं तो इनके साइज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 2s और 2p के साइज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसीलिए हम लोग 2s के इलेक्ट्रॉन को भी किस में कंसिडर कर लेते हैं? हम 2s के इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर कर लेते हैं और ये 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर के आपको पता है क्या बनाते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाते हैं 4, और उनसे इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 3 हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाते हैं। एक जो लोन पेयर होता है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना आता है? वो sp3 आता है इन अमोनिया या फिर अमीन्स। अब अगर हम बात करें कि ये जो ऑर्बिटल है इसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी sp3 ऑर्बिटल्स में है, लेकिन ये जो sp3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो किस में चले जाते हैं? वो p ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सुनना ध्यान से। देखो, हम इसका एक एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं, अभी एकदम डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक टॉपिक आता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सिलेबस में चला जाएगा। तो कभी अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़े कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं तो आप अच्छी जो बुक्स होती हैं उनमें आप लोग डिस्कस पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन मिलेगा। बट आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, इसीलिए मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं। सपोज़ करो कि यहाँ पे हमारे पास में जो s ऑर्बिटल था, सही है, ध्यान से सुनना सब चीज़ें। ये s ऑर्बिटल है एंड s ऑर्बिटल से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। हम इन इलेक्ट्रॉन को कहाँ जंप करवा देते हैं? s ऑर्बिटल को किस में हम इंक्लूड कर देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में। और जब हम इनको हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करेंगे सो ये कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर जाएंगे? ये sp3 ऑर्बिटल में एंटर कर जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होता है कि देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एनर्जी का बैरियर मिलेगा sp3 से जस्ट ऊपर ही आपको क्या मिलेगा? sp3 से जस्ट ऊपर आपको p ऑर्बिटल्स मिलेंगे इस तरीके से। सही है, तो ये p ऑर्बिटल्स हैं और ये p ऑर्बिटल्स कौन से हैं?
सही। ये जो p ऑर्बिटल हैं ये कौन से हैं, ये 2p ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि sp3 में होते हैं, देखो इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान से सुनना। हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे, हमने उनको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाया। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए कुछ एनर्जी हमें इनको देनी पड़ी, और ये जो एनर्जी गैप होता है ये इतना कम होता है कि ये इजीली s ऑर्बिटल से किस में एंटर कर जाते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंसिडर कर लिए जाते हैं। और sp3 और p ऑर्बिटल जो होता है इनका एनर्जी डिफरेंस इतना कम होता है कि जब ये sp3 में आ चुके होते हैं तो ये किस में जाना स्टार्ट कर देते हैं, ये p में जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये कुछ सिमिलर सा ऐसा ही है। तो देखो ध्यान से, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। देखो पहले इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे, हमने इनको जबरदस्ती कहाँ भेज दिया, sp3 में भेज दिया। अब क्योंकि sp3 और आपके पास में जो p ऑर्बिटल है इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा, इस वजह से ये जो ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किस में जाना स्टार्ट कर देते हैं, ये p ऑर्बिटल्स में भी जाना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये एनर्जी लेवल में नीचे है और ये एनर्जी लेवल में ऊपर है, तो इसका मतलब कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। सो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर तो जाते हैं लेकिन ये वापस, क्योंकि वहाँ पे आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वो कम स्टेबल है, तो वो वापस किस में आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। यानी कि ये ऑर्बिटल जो कि हमें sp3 में दिख रहे हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो p में चले जाते हैं, एंड फिर से वो कहाँ आ जाते हैं, p से sp3 में आ जाते हैं। अब सुनना ध्यान से, अगर ये जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं जो कि पहले sp3 में प्रेजेंट थे, अब अगर वो p के अंदर चले जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में चला गया होगा, अब लोन पेयर p ऑर्बिटल में चला गया है। और जब लोन पेयर p ऑर्बिटल में जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 तब रहता जब वो लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता। सही है, इसको इस तरीके से समझ सकते हो। सपोज करो कि आप अपने गांव से या अपनी जगह से कहीं आपको दूर जाना है, फॉर एग्जांपल मुंबई जाना है, आपको कोलकाता जाना है या फिर दिल्ली जाना है, कहीं पर भी जाना। सही है, तो देखो आपके एरिया से दिल्ली का जो पूरा का पूरा डिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा। सही है, तो अगर आपने वो डिस्टेंस कवर कर ली, मतलब आप दिल्ली चले गए और दिल्ली में आपको कहीं और दूसरी जगह घूमना होगा, फॉर एग्जांपल कि सीपी आपको घूमना होगा दिल्ली के अंदर, तो क्या दिल्ली में सीपी अगर आपको घूमना है तो बहुत मुश्किल रहेगा? नहीं। यानी कि अगर आपको अपने घर से सीपी जाना है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, यानी कि s ऑर्बिटल से डायरेक्ट p ऑर्बिटल में जाना है ये डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर मैं आपको s ऑर्बिटल से sp3 तक लेके आता हूँ तो क्या अब आप जो चाह रहे थे कि मैं p में चला जाऊँ, तो क्या वो जा सकते हैं ईजिली? सही है भाई, आप दिल्ली तो आ ही चुके हैं, तो जब आप दिल्ली आ चुके हैं तो आपके मन में इच्छा थी कि मैं सीपी भी घूमाऊँ, तो जब आप सीपी भी घूमने जाएंगे तो आप आराम से इजीली सीपी जा सकते हैं। सही है, और ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा जो टाइम है वो सीपी में ही रहेंगे, आप वापस से सीपी से दिल्ली आ जाएंगे, फिर दिल्ली से जहाँ पे भी आपको घूमना होगा। तो कहने की मतलब बात यह है कि एक बार अगर आपने इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लिया तो फिर उसके लिए sp3 से p में जाना मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है कि ये कंटिन्यूसली किस में चला जाएगा, sp3 से p ऑर्बिटल में, p से किस में आ जाएगा, sp3 में। तो देखो जब ऑर्बिटल्स चेंज हो रहे होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल चेंज कर रहा होगा, तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन किस में था, ये हमारे पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल है। सही है, ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp3। तो पहले इलेक्ट्रॉन sp3 ऑर्बिटल में था, अब जब ये इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा तो p में आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है और ये इस तरीके से ऊपर नीचे मिलेंगे आपको। ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, ये हो जाएगा p ऑर्बिटल। एंड अब देखो, तो आप हमेशा p ऑर्बिटल में तो नहीं रहेंगे, वापस किस में आ जाएंगे, sp3 में। लेकिन जब आप वापस sp3 में आएंगे तो ये ऑर्बिटल अब क्या हो चुका होगा, उल्टा हो चुका होगा। अब ये किस वजह से होता है उल्टा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये आपके पास में आ जाएगा वापस से sp3 ऑर्बिटल। सही है, तो ये ऑर्बिटल फ्लिप क्यों कर जाता है, क्यों नीचे आ जाता है, उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो एक एग्जांपल है हमारे पास में NH3 का। सो NH3 में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में एक लोन पेयर है और यहाँ हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं। सही है, अब देखो अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है, अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और जब ये sp3 से sp2 में कन्वर्ट होंगे तो यानी कि ये जो है ये p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो p ऑर्बिटल में जाएगा तो ध्यान से देखें, ये नाइट्रोजन है आपके पास, ये एक p ऑर्बिटल। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना ध्यान से, मेरे हिसाब से बॉन्डिंग में आपने देखा होगा, क्या ये यहाँ पे रिपल्शन लगा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। सही है,
तो सिर्फ एक ही साइड से रिपल्शन लगता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि sp3 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक ही डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा होती है। यही डिफरेंस होता है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और जो प्योर ऑर्बिटल होता है। प्योर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है 50-50%, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, सही है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता। हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेगी, तो रिपल्शन ऊपर की तरफ से लगेगा। रिपल्शन ऊपर की तरफ से जब लग रहा होगा तो इस पर आपको क्लियर है कि जो शेप होगी वो बेंड हो जाती है, यानी पिरामिडल शेप आती है। अदरवाइज अगर आप इसमें देखें कि जब लोन पेयर किस में प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर किस में प्रेजेंट होगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर किस में प्रेजेंट होगा, प्योर पी ऑर्बिटल में, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे तो ये ऊपर से रिपल्शन लगा रहा होगा, ये नीचे से रिपल्शन लगा रहा होगा, सही है। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा, करेक्ट। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी वो कैसी आएगी? वो कुछ ऐसी आएगी और इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिलेंगे, सही। तो ये हमारे पास में कैसा हो गया? ये हो गया हमारे पास में पिरामिडल, सही है। मैं इसको पिरामिडल फर्स्ट स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया प्लेनर, सही है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है? ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब देखो जैसे ही वापस ये किस में जाएगा, जैसे ही वापस ये sp3 में जाएगा, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब रिपल्शन लगता है वो, यानी कि जो बॉन्ड जो होते हैं वो बेंट होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में बॉन्ड बेंट होते हैं। और जब वो एक ही डायरेक्शन में बॉन्ड बेंट होंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको जो ऑर्बिटल मिलेंगे, sp ऑर्बिटल अब की बार नहीं, सॉरी sp3 जो ऑर्बिटल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा एंड यहाँ इस तरीके से हाइड्रोजन आ जाएगा, सही है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इसको देखने की कोशिश करना। देखो पहले ये था आपके पास, सही है, मेरे हिसाब से ही बन चुका होगा। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, हाँ। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, सही है, समझना एक बार ध्यान से। ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर, यहाँ एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर जो है वो क्या कर रहा होगा? रिपल्शन लगा रहा होगा। इस रिपल्शन की वजह से, क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही है, क्योंकि ये ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल है, तो ये रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुके होंगे, बेंट हो चुके हैं। लेकिन जब ये ऑर्बिटल चेंज हो रहा होगा, यानी कि जो sp3 ऑर्बिटल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो p ऑर्बिटल में। इंपॉर्टेंट ये भी है, ऑर्बिटल ही चेंज हो जाता है, मतलब sp3 वाला ऑर्बिटल p में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी एक sp3 ऑर्बिटल आपके पास में बचता है। 3 sp3 तो अभी भी हमारे पास में प्रेजेंट है, जो कि हाइड्रोजन कंसिडर करके बैठा है, मतलब हाइड्रोजन में ओवरलैपिंग करी हुई है। सुनना ध्यान से। तो हमारे पास में यहाँ पे लोन पेयर था, इस लोन पेयर की वजह से जो रिपल्शन लग रहा था वो उसकी वजह से पिरामिडल स्ट्रक्चर आई थी। लेकिन जब ये sp3 किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? p ऑर्बिटल के अंदर। जब p ऑर्बिटल में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ भी होगी। और जब रिपल्शन लगेगा तो ये, अब देखो सिंपल सी बात, जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जितना रिपल्शन ऊपर की साइड से लगेगा उतना ही रिपल्शन नीचे की साइड से लगेगा। और ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल हो जाएगा आपके पास प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा, सही है। देखो पहले तो क्या था कि ऊपर से बहुत ज़्यादा रिपल्शन लग रहा था, इस वजह से ये बेंट हो गए थे। अब जितना रिपल्शन ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही रिपल्शन नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आपको फाइनली स्ट्रक्चर कैसी मिलेगी? फाइनली स्ट्रक्चर कुछ ऐसी मिलेगी, ये हो जाएगा प्लेनर, सही है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब जब ये वापस किस में जा रहा होगा? जब ये वापस sp3 में जा रहा होगा तो जो बॉन्ड का रोटेशन होता है या फिर जो बॉन्ड जो बेंड होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। तो अब की बार जब यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल है ये वापस किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? ये sp3 में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो देखो ये वापस से इस तरीके से बेंट हो जाएंगे, ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे सारे के सारे इस तरीके से, सही है। और नीचे की तरफ आपको क्या मिल जाएगा? sp3 ऑर्बिटल मिल जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएगा। इस वजह से ये होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो ये sp3 से sp2, sp2 से sp3 में आता है, इसमें जो ऑर्बिटल फ्लिप हो जाता है या मॉलिक्यूल फ्लिप हो जाता है वो किस तरीके से होता है? एक तो जो भी फ्लिपिंग होती है वो एक ही डायरेक्शन, मतलब जो भी बॉन्ड रोटेट होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सही है। देखो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं फिर और ऊपर की तरफ चले जाएंगे, समझ में आएगी नहीं है? तो जो बेंट हो रहा था वो हमने अभी अभी देखा था, मैं वापस से समझा देता हूँ आपको। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इतना भी नहीं है कि जितना आप इसको इजीली समझ ना सको। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है,
यहाँ रिपल्शन था, ये प्लेनर हो गए और ये ऊपर की तरफ बेंट हो जाएंगे, ये ऐसे ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ये फ्लिपिंग होती है एक्चुअली। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग समझाने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक ही लाइन में उड़ा देते हैं उसको। ये देखो, ये अपने पास में sp3 ऑर्बिटल है, ये फ्लिप कर जाएगा तो ऑर्बिटल नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये फ्लिपिंग नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सही है। फ्लिपिंग का कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया था कि ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, sp3 के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं, वो p ऑर्बिटल में। इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ जाता है, sp2 बन जाता है वो, फिर वापस से वो किस में चला जाता है, sp2। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये इतना रैपिड प्रोसेस होता है कि आप इसको इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कि आपको ऐसा दिखेगा कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है पर सेकेंड 20 बिलियंस या मतलब 20 बिलियंस टाइम जो होता है वो फ्लिपिंग इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। 20 बिलियंस पर सेकंड के आसपास का इसका डाटा होता है। ये एग्जैक्ट डाटा तो मेरे हिसाब से नहीं है, बट हाँ अगर आपको इसको चेक करना हो तो आप किसी अच्छी रेफरेंस बुक से उठा सकते हैं, ठीक है। तो डाटा याद नहीं रखना है, बट हाँ बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है कि आपको एक सेकंड में ये दिख रहा होगा, उसके अगले ही सेकंड में आपको ये ऐसा दिख रहा होगा। तो ये देखा गया कि जो अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लिप कर रहा होता है, और जब फ्लिप कर रहा होता है तो सिंपल सी बात है कि ये रिजिड मॉलिक्यूल तो नहीं हो सकता। रिजिड मॉलिक्यूल वो होता है जो अपनी एक ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता हो, बट ये एक ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता। कभी लोन पेयर ऊपर की साइड दिखेंगे तो कभी लोन पेयर नीचे की साइड दिखेंगे, इसीलिए ये रिजिड स्ट्रक्चर्स नहीं होती है। इसका एक अच्छा इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो NH3 होता है और जो PH3 होता है उन दोनों में से कौन सा रिजिड मॉलिक्यूल है। तो ड्यू टू इन्वर्जन होने की वजह से अमोनिया जो होता है वो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल होता है, और जबकि PH3 जो होता है, PH3 में ऐसा नहीं होता है। PH3 में ऐसा क्यों नहीं होता वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन PH3 में जो गैप होता है एनर्जी का वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करा जाता। और जब उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस ही नहीं करा जाएगा तो वो कभी भी उसको फ्लिप नहीं करेगा कि, और वैसे भी उसके आपको क्लियर कि उसका जो लोन पेयर होता है PH3 में फॉस्फोरस का जो लोन पेयर होता है वो कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए अगर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी है सो इनऑर्गेनिक में एक आपको ड्रैगोज रूल लिखवाया जाता है। ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग PH3 में हाइब्रिडाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। PH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रोक्स 90 to 94 डिग्री के आसपास होता है, और जो ऑर्बिटल होते हैं वो प्योर s ऑर्बिटल में ही रहते हैं। उस s ऑर्बिटल में 99 या 99 से थोड़ा सा कम बोल सकते हैं आप लोग, 98 to 99% s कैरेक्टर देखने को मिलते ही हैं, सही है। तो एक तो चीज़ ये हमारे समझ में आती है कि ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, कौन सा प्रोसेस, sp3 से sp2 फिर sp3, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, सही है। ये होता है वॉल्डन इन्वर्जन। अदरवाइज इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन, और सही है इसी को हम लोग अमीन इन्वर्जन बोलते हैं। इसी को फ्लिपिंग ऑफ अमीन कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आता है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और मैंने ये क्वेश्चन करवाया था जिस पर स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि हमें पूरा डिटेल वीडियो चाहिए जिसमें अमीन इन्वर्जन किस तरीके से होता है वो हमें समझना है। तो ये MS चौहान सर की बुक के अंदर भी क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया हुआ है। ग्राफ बहुत क्लियर है। एनर्जी में देखो, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये पिरामिडल सेकंड स्ट्रक्चर है, सही है। और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन स्टेट है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले जैसे जैसे ये sp3 से किस में जा रहा होगा, ये sp2 में जा रहा होगा, तो यहाँ इसको इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगी। कर्व सही नहीं बन रहा है, सही, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना, वैसे ये कर्व सही नहीं है। तो यहाँ आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, ये हो जाएगा आपके पास में sp2। ये कौन सा है, ये sp3 है, ये sp3 है। ये फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर, ये सेकंड वाली स्ट्रक्चर, दोनों की एनर्जी इक्वल रहती है। और ये ट्रांजिशन स्टेट, सो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है। ये इस तरीके से आप लोग कर्व बना सकते हो। सो ये होता है हमारे पास में फ्लिपिंग ऑफ अमीन। इस तरीके से ये फ्लिप हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि फ्लिपिंग किस तरीके से होती है, सही है। अब फ्लिपिंग के बहुत सारे फैक्टर हैं, क्या क्या फैक्टर है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम ये फ्लिपिंग देख, मतलब ये जो स्विचिंग देख रहे हैं कि sp3 वो p ऑर्बिटल में जा रहा है, सही है। तो यहाँ का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। तो देखो हमारे पास में ये sp3 का एनर्जी लेवल है और ये हमारे पास में p ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है, समझ में आ रहा है आपको। ये जो एनर्जी गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ई।
सही है। और इसी डेल्टा ई को एक नाम दिया जाता है। ये जो डेल्टा ई होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ये एक इन्वर्जन बैरियर होता है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ये इन्वर्जन बैरियर बोल सकते हो, या फिर आप इसको रोटेशन बैरियर भी बोल सकते हो। तो ये अलग अलग नाम। अब ये जो इन्वर्जन बैरियर होता है या फिर जो रोटेशन बैरियर होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, डेल्टा थीटा आप बोल सकते हो। डेल्टा ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा थीटा के। सही है। अब डेल्टा थीटा क्या है, तो डेल्टा थीटा है हमारे पास में ये जो एंगल है, तो सुनना ध्यान से, ये इसका ग्राउंड स्टेट है जीएस, और ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है। सही है। सो देखो, अगर ये इसका ग्राउंड स्टेट है, सो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ का जो एंगल होगा थीटा, इस थीटा को तो हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एंगल, बी ए, जिसको मैं नाम लिख रहा हूँ। सही है। और ये एंगल तो हमेशा ही फिक्स है, ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता, 120 रहेगा। अब ये चेंज हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे ग्रुप चेंज करो, उसकी वजह से रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन की वजह से थीटा में चेंज आएगा, तो ये थीटा चेंज हो सकता है। अमोनिया के केस में अलग होगा, अमीन के केस में अलग होगा, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, सबके केस में अलग होगा। तो ये थीटा चेंज हो सकता है, बट ये थीटा हमेशा फिक्स रहेगा। सो हमारे पास में आ जाएगा चेंज इन थीटा, यानी कि चेंज इन जो एनर्जी है वो क्या होगा, जो या फिर जो इन्वर्जन बैरियर है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन थीटा, कितना थीटा में चेंज हो रहा है। सो ये हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा चेंज आएगा थीटा में, उतना ही ज़्यादा एनर्जी बैरियर होगा। सही है। कैसे, तो सुनना ध्यान से। अच्छा, डेल्टा थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, तो बहुत सिंपल है। थीटा हो जाएगा आपके पास ट्रांजिशन स्टेट, माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास ग्राउंड स्टेट। तो ये आ जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस थीटा इन ग्राउंड स्टेट। सही है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास में हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा, अच्छा यहाँ पे डेल्टा थीटा कितना आएगा फॉर अमोनिया, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री माइनस 107.5 डिग्री, तो ये अप्रॉक्स डेल्टा थीटा आ जाएगा आपके पास 12.5 डिग्री का आ जाएगा। सही है। चलो, तो देखो एक और रिलेशन बनाया जा सकता है कि जो डेल्टा ई है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा इन ग्राउंड स्टेट। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, डेल्टा ई की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। सही है। तो ये एक आपके पास में क्या होगा, आपके पास एक ऑर्डर हो सकता है। अच्छा, डेल्टा ई की वैल्यू कम होगी, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि उसमें इन्वर्जन का रेट जो है वो ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आपने बल्कियर ग्रुप लगा रखे हैं तो वो तो बहुत अच्छे से क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। एक तो वो खुद से रिपल्शन कर रहे हैं, तो वो ट्राई करेंगे कि इस बॉन्ड एंगल को और बढ़ाया जाए, और वो किस में जा सकता है, वो 120 में बहुत ईजीली जाएगा। तो सिंपल सा, अगर ग्राउंड स्टेट का थीटा बढ़ेगा, सो डेल्टा ई वैल्यू कम हो जाएगी। डेल्टा ई वैल्यू कम होगी, जितना ज़्यादा ये एनर्जी गैप कम होगा उतना ही ज़्यादा इन्वर्जन होगा, वो रैपिड इन्वर्जन और ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इन्वर्जन देखने को मिलेगा या एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन देखने को मिलेगा। सही है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, और फिर हम लोग इसमें कुछ और फैक्टर देखने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि बेसिसिटी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल एक्टिविटी पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हम लोग चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होता है और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है उस पर क्या इफेक्ट आता है। सही है। सो फटाफट से इसको नोट करें, फिर आगे मूव करते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि किसके अंदर इन्वर्जन का रेट जो है वो ज़्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन आप लिख सकते हो। एक आपके पास में NH3 है, एक आपके पास में NF3 है, एक आपके पास में NH3 है, और एक आपके पास में NMe का होल थ्राइस है। बेसिकली 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, टर्सरी अमीन। आपको ये बताना है फर्स्ट वाले में किसका ज़्यादा होगा, सेकंड वाले में किसका ज़्यादा होगा। सही है। तो मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट वाला तो इनऑर्गेनिक का है, तो थोड़ा सा आपको हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और के बारे में आइडिया होना चाहिए। किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, किसका बॉन्ड एंगल कम होता है। सो मेरे हिसाब से बॉन्ड एंगल के लिए बहुत सारे फैक्टर लिखवाए जाते हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर पढ़े होंगे। सो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा, फर्स्ट वाले में जो रोटेशन या जो इन्वर्जन आएगा हमारे पास में, वो NH3 का
ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू NF3, सही है। और अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में आपको बहुत ही क्लियर है कि आपने क्या किया, नाइट्रोजन के साथ में मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। मिथाइल ग्रुप बहुत ज़्यादा बल्कियर ग्रुप होते हैं, और अगर बल्कियर ग्रुप होंगे तो वो बहुत ज़्यादा टेंड करेंगे, उनमें रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और जल्दी से वो क्या करेंगे, वो लिनियरिटी में जाना स्टार्ट करेंगे। सो इसके लिए अगर हम बात करें इन्वर्जन की तो एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन इसमें ज़्यादा होगा, जबकि NH3 और NF3 में ध्यान रखेंगे जो एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन है वो किसका ज़्यादा होगा, वो NH3 का ज़्यादा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे एनर्जी से रिलेटेड भी, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MS चौहान सर की बुक का है। तो देखो अब हम बात करते हैं बेसिसिटी के बारे में कि इसमें बेसिसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सपोज करो कि आपके पास में ये इस तरीके से एक अमीन है, इसके पास में यहाँ लोन पेयर है, सही है। तो ये हमारे पास में टर्सरी अमीन है, और टर्सरी अमीन में अगर हम बात करें, मैं इसके साथ में क्या लेके आ रहा हूँ, यहाँ से कोई एक लुईस एसिड आ रहा है। कौन आ रहा है, लुईस एसिड। अब देखो लुईस एसिड को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो वो किसके पास जा रहा होगा, वो नाइट्रोजन के पास में जा रहा होगा अपने मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को मांगने के लिए। तो यहाँ से लुईस एसिड आता है इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर मांगने के लिए, लेकिन जब ये लुईस एसिड इस साइड से जा रहा होता है तो इसको दिख रहा होता है कि इसी साइड लोन पेयर है, तो मैं इसी साइड से जाता हूँ। थोड़ा आगे चलता है तो इसको लगता है ये यहाँ पे तो है ही नहीं, है ना, ये कहाँ चेंज हो चुके हैं, लोन पेयर तो उधर जा चुका है, ये इस तरफ तो बॉन्ड आ चुके हैं, सही है। तो जब लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने आ रहा होता है तो यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है बार बार, और इस इन्वर्जन की वजह से, इस एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन की वजह से क्या आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है फॉर लुईस एसिड वो बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बार बार फ्लिप करते रहते हैं, बार बार फ्लिप करते रहते हैं। तो जब लुईस एसिड अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, लेकिन फिर वो फ्लिप कर जाते हैं, फिर वो यहाँ अटैक करना चाहता है, फिर वो फ्लिप हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ड्यू टू इन्वर्जन यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होती है लोन पेयर की वो डिक्रीज हो जाती है। तो एक नोट पॉइंट लिख सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ड्यू टू इन्वर्जन अवेलेबिलिटी जो होती है ऑफ लोन पेयर वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, सही है। और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिक्रीज हो गया सो बेसिसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो इन्वर्जन होता है, अगर इन्वर्जन बढ़ेगा, इसी तरीके से आप क्या बोल सकते हो, बेसिसिटी घटेगी, सही है। ये हम एक फैक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसका कभी भी आप डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाएंगे। डायरेक्ट रिलेशन इन द सेंस कि आपने हर बार ही इन्वर्जन चेक किया है ना, हर क्वेश्चन में आप इन्वर्जन चेक कर रहे हो और बेसिसिटी डिक्रीज करे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये सबसे लास्ट में यूज करने वाला फैक्टर होता है, सबसे माइनर फैक्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। तो आप लोग लिखेंगे इट इज अ माइनर फैक्टर। ये सबसे माइनर फैक्टर होता है, इसको सबसे लास्ट में यूज करा जाता है। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक के सारे इफेक्ट लगाएंगे, उसके बाद भी अगर हमें आंसर नहीं मिल रहा होता है तब हम फ्लिपिंग का केस कंसीडर करते हैं, अदरवाइज हम इन्वर्जन का केस बहुत रेयरेस्ट केस में कंसीडर करते हैं। सो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सा। तो इतना क्लियर है कि इन्वर्जन जो है वो आपके पास में इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिसिटी जो है वो क्या हो जाती है, बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है, सही है। चलो एक एग्जांपल हमारे पास में कुछ इस तरीके से, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ है C2H5, यहाँ है C2H5, और यहाँ इसको लोन पेयर मिल जाएगा इस तरीके से। एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन और ये कुछ इस तरीके का हमारे पास में। तो ये ए साइक्लिक है और ये कैसा है, ये साइक्लिक है। बहुत बार हमें ये ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। तो एक पहला फैक्टर आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको साइक्लिक और एसाइक्लिक दिए जाते हैं तो उसमें एक फैक्टर याद रखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सेम रहने चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन अगर अलग अलग है तो बहुत सारे फैक्टर यूज़ करे जाएंगे,
फिर हम हमेशा फ्लिपिंग वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे। अभी देखो नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, तो हम फ्लिपिंग वाला केस लगा सकते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्लिपिंग हो रही होगी, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, हमने ये दोनों कार्बन को क्या कर दिया, ये वाला जो कार्बन है इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। इस वजह से यहाँ पे फ्लिपिंग का जो एक्सटेंट है वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना कि जो रिंग होती है उसमें फ्लिपिंग नहीं होती है, जो एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें फ्लिपिंग होती है। तो बताओ ड्यू टू फ्लिपिंग बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इन दोनों में से बेसिसिटी का आंसर क्या आएगा, इन दोनों में बेसिसिटी का आंसर यही आएगा। सही है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल सुनना ध्यान से, ठीक है। एक एग्जांपल हमारे पास में इस तरीके से, ये नाइट्रोजन, ये इसके पास में लोन पेयर। एक एग्जांपल हमारे पास में कुछ इस तरीके से, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये इसके पास में लोन पेयर। ये है हमारे पास में साइक्लिक और ये है हमारे पास में एसाइक्लिक। बताओ किसका बेसिसिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने तो सर अभी भी पढ़ा है कि बेसिसिटी जो होती है वो साइक्लिक की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ्लिपिंग नहीं होती है, और वहाँ कोई फ्लिपिंग नहीं होगी तो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी लोन पेयर की, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब बेसिसिटी बढ़ रही है। लेकिन ध्यान रखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आने लायक एग्जाम्पल है JEE मीन्स JEE एडवांस में। सही है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो रिंग आपको दिख रही है ये 3 मेंबर्ड रिंग है, और जब ये 3 मेंबर्ड रिंग है तो आपको इसमें इजीली जो है वो एंगल स्ट्रेन दिख रहा होगा। यहाँ का जो एंगल है वो कितना है, वो अप्रोक्स, मैं एक बार के लिए एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, 60 डिग्री मान लो। या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ का जो थीटा है वो बहुत ही कम है। सही है। अगर यहाँ का थीटा बहुत कम होगा तो इन बॉन्ड में परसेंटेजेस कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर यहाँ परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो यहाँ परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, यानी कि ये वाले जो लोन पेयर्स होंगे वो मैक्सिमम परसेंटेजेस कैरेक्टर में मिलेंगे आपको। सही है। सो यहाँ का जो परसेंटेजेस कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगा, और ड्यू टू मोर परसेंटेजेस कैरेक्टर, आपको पता है एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो जो बेसिसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सो यहाँ पे अगर परसेंटेजेस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं सो आप याद रखेंगे कि बेसिसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। सो आंसर इज दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगा लेना, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 5 स्टार खा भी लेना। सही है। अगर ये आ गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। गलती हमेशा इसमें होती है क्योंकि हम इसी फैक्टर को कंसिडर करके इसको टिक कर देते हैं। तो इन दोनों में बेसिसिटी चेंज हो जाती है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। बट इसमें, अच्छा इसमें भी इंपॉर्टेंट है, रिंग का साइज सेम रहना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन बराबर होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं नंबर ऑफ कार्बन ही चेंज कर दिए फिर आकर के कहोगे नहीं सर आपने तो बताया था कि रिंग का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, साइक्लिक का हो गया इसमें तो। सही है। तो बहुत सारे फैक्टर लगाए जा सकते हैं, और जीओसी हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो आपने जीओसी में देखा ही है। करेक्ट है। तो एक तो ये बेसिसिटी वाला जो टॉपिक है वो कर सकते हैं। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपके पास में ये है, एक आपके पास में ये, और आपसे पूछा गया कि किसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा, तो बहुत क्लियर है कि नाइट्रोजन का बेसिसिटी ज़्यादा होगा इसमें। सही है। क्यों? क्योंकि ये फ्लिपिंग करेगा ही नहीं, है ना, पूरा का पूरा एक रिजिड स्ट्रक्चर है ये, तो ये कभी फ्लिपिंग नहीं करेगा, ये फ्लिपिंग करेगा, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, यहाँ अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। सही, बहुत सिंपल सा। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी से इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में कुछ ऐसा है, ये है नाइट्रोजन, यहाँ इसके पास में एक लोन पेयर, और ये कुछ इस तरीके का हम लोग इसमें बना लेते हैं। और मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिखा है, मैंने यहाँ मिथाइल लिखा है, और मैंने यहाँ इथाइल लिखा है। सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि दिस नाइट्रोजन इज ए कायरल नाइट्रोजन। सही है, क्योंकि ये एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है ना, तो ये मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर इट इज़ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल।
और अगर ये एसिमेट्रिक है तो इसका सिंपल सा मीनिंग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। सही है भाई, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ऊपर से इसमें एक ही सेंटर है, तो एक ही सेंटर है तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला झंझट ही नहीं, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। 2 कायरल सेंटर होते हैं, 2 से ज़्यादा सेंटर होते तो हम ये सोचते कि वहाँ पे मीज़ो वाली पॉसिबिलिटी आ सकती है, इंटरनल किसी भी कंपनसेशन की वजह से वो जो रोटेशन होता है लाइट का वो कैंसिल आउट हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें एक ही सेंटर है तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होना तो ज़रूरी है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि दिस नाइट्रोजन इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, सो मैक्सिमम का आंसर यही होना चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तब सुनना ध्यान से, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मैं ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहा हूँ, आपको फाइनली ये कैसा दिखेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल, और यहाँ आपको क्या दिखेगा, इथाइल दिखेगा। सही है क्या? अब देखो यहाँ पे बीच में क्या बन रही होगी, ट्रांजिशन स्टेट। मैं ट्रांजिशन स्टेट बना देता हूँ। सही है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इथाइल, और यहाँ यहाँ मिथाइल लिख दो, यहाँ इथाइल लिख दो। सो ये वाला जो कन्वर्जन है, क्या ये एक ही सॉल्यूशन में मिल रहा होगा, एक ही जगह मिल रहा होगा आपको? ऐसा थोड़ी है कि ये अलग कंटेनर में है, ये अलग कंटेनर में है। तो सोचो, जब हम इसी मॉलिक्यूल में प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो जितना रोटेशन ये करेगा उसी सेकंड आपको यहाँ पे इसका एक ऑपोजिट रोटेशन मिलेगा, और ये दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देंगे। और जब ये एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देंगे, सो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है या पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस आपको दिखेगा, ये ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। सही है, तो ये क्या कर देंगे, ये एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देंगे इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। सही है, और इस वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे, हम जो कायरल नाइट्रोजन होते हैं उनको कभी कंसिडर नहीं करते। अगर हम कायरल नाइट्रोजन को कंसिडर कर रहे होते हैं तो वहाँ बहुत सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो नीट में भी आ सकता है, हालांकि एनसीईआरटी में कहीं पर भी डिस्कस नहीं है इतना ज़्यादा, बट हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे एज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, रेसिमाइजेशन हो जाता है 50% ये 50% ये होगा। तो बाकी ये एनेंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है। ये अगर पॉजिटिव रोटेशन करेगा तो ये नेगेटिव रोटेशन उतना ही माइनस कर देगा। सही है, तो नेट रोटेशन जीरो, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। आपको ये बताना है कि ये जो नाइट्रोजन है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। सही है, और इसी के साथ एक और चीज़ ध्यान रखें, एक और एग्जांपल पूछा जा सकता है। ये फॉस्फोरस ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो ध्यान रखना, फॉस्फोरस में कोई फ्लिपिंग नहीं होती है। मैंने आपको बताया था एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ कोई फ्लिपिंग नहीं होगी और ये रिजिड मॉलिक्यूल होता है। जबकि NH3 रिजिड मॉलिक्यूल, मतलब अमोनिया जो नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे ड्यू टू इन्वर्जन वो रिजिड मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। इसका एक नाम भी होता है जिसको हम लोग फ्लक्सोनियन कंपाउंड बोलते हैं। फ्लक्सोनियन कंपाउंड जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, जबकि ये मॉलिक्यूल रिजिड है। सो ये ऑप्टिकली कैसा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। मैं OA लिख रहा हूँ। बताओ ये वाला, तो ये वाला भी ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। सही है, इधर चाहो तो डबल बॉन्ड लगा दो, एक और काम कर दो, बट ये रेजोनेंस कर जाएगा। तो एक काम करो, थोड़ा और चेंज कर लो, भले कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ BR लगा लो। सही है, सो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसमें कोई भी टाइप ऑफ इन्वर्जन नहीं होता है। ये रिजिड मॉलिक्यूल होता है जबकि ये रिजिड मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ध्यान रखेंगे कि कब नाइट्रोजन ऑप्टिकली एक्टिव कंसिडर करा जाएगा, कब उसको एज ए कायरल सेंटर कंसिडर करते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर है पूरा का पूरा
कि जो अमीन इन्वर्जन होता है वो क्या होता है, किस वजह से होता है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है, किन पर ये अफेक्ट करता है। तो बेसिसिटी में चेंजेज आ जाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंजेज आते हैं, और ये मेजर चेंजेस होते हैं। और कब आपको कौन सा फैक्टर लगाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, सही है। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया, करेक्ट है। सो आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो अमीन इन्वर्जन है, या फिर आप बोल सकते हो वॉल्डन इन्वर्जन है, या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन है, वो किस तरीके से होता है, क्या इनका रीज़न होता है, किस वजह से ये होता है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, और फिर हम इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। सो फटाफट से आप इसको पहले नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास में टोटल 3 क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो देखें, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये MS आंसर की बुक का है, इसको ध्यान से देखें। सेवरल फैक्टर्स स्टेरिक, इलेक्ट्रॉनिक, ऑर्बिटल इंटरेक्शन एटसेट्रा कैन अफेक्ट द इन्वर्जन बैरियर ऑफ एन अमीन इफ द गिवन पेयर इन द गिवन पेयर विच डाटा इज करेक्टली प्लेस्ड। तो आपको ये पेयर्स दे रखे हैं, इनमें आपको ये बताना है कि किसमें डाटा एकदम सही लिखा हुआ है। तो बहुत क्लियर है, जितना ज़्यादा डेल्टा जी की वैल्यू कम होगी उतना ही अच्छे से वो एनर्जी बैरियर उतना ही कम होगा, अच्छे से इन्वर्जन होगा। सो देखो बहुत सिंपल है कि इसमें आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है, इसमें मिथाइल लिखा हुआ है, इसमें रिपल्शन ज़्यादा लगेगा ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे देखो डेल्टा जी भी क्या होगा, कम होगा। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो बताया था डेल्टा ई बढ़ेगा, अब बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो डेल्टा ई क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू कम ही है। अब देखो बी के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास में 3 मेंबर गिरेंगे और ये हमारे पास 5 मेंबर गिरेंगे। इसमें आपको क्लियरली दिख रखा होगा कि जो एंगल स्ट्रेन मिलेगा आपको, तो ये भी डाटा एकदम क्लियर है कि इसके अंदर 5 मेंबर गिरेंगे। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर अगर हम देखें तो देखो इसमें मिथाइल है, इसमें Cl है। सो यहाँ जो हम फैक्टर लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि Cl का जो इफेक्ट लगेगा वो -i लगेगा। इसकी वजह से ये क्या करेगा, -i के वजह से ये जो लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर मिलेंगे इसको विड्रॉ कर रहा होगा। सो यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इसकी वजह से ये यहाँ पे फ्लिपिंग वाली टेंडेंसी और कम हो जाएगी, सही है। इसीलिए देखो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है 22.9, जबकि यहाँ क्या आ रही है 7.9। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसका मतलब आंसर इज ऑल ऑफ दीज, सही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर ऑफ अमीन बिहेव एज लोन पेयर ऑफ PS3। तो लोन पेयर ऑफ PS3 का मतलब होता है कि PS3 का लोन पेयर जो है वो एकदम आप बोल सकते हो कि इन्वर्जन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है, सही है। और वो जो होता है वो किस में रहता है, वो s ऑर्बिटल में ही रहता है। तो देखो इसमें इन्वर्जन होगा, इसमें भी इन्वर्जन, मतलब कंडीशन या एक्सटेंट बोल सकते हैं कम होगा, इसमें भी इन्वर्जन होगा। लेकिन इसका मैंने आपको बताया था कि परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, और परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ जाते हैं इसका वजह से ये जो लोन पेयर होता है वो s ऑर्बिटल में ही रहना चाहता है, सही है। तो अप्रॉक्स ये जो लोन पेयर आपको मिलेंगे वो प्योर 90% s कैरेक्टर में मिलेंगे, यानी कि प्योर 90% s ऑर्बिटल में ही मिलेंगे। सो आंसर इसका हो जाएगा बी। सो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। को इनका बेसिसिटी का ऑर्डर कैलकुलेट करना है, बहुत ही इजी है। देखो थोड़ा बहुत जीओसी आपने पढ़ा होगा, इसका लोन पेयर इसके साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि डी का तो सबसे कम होगा, कि इसका अवेलेबिलिटी तो और ही कम हो गया। अब बाकी रहा हमारे पास में ये 3, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगाया जा सकता है। सो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, बट आपको क्लियर है कि इसमें जो एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन है वो ज़्यादा मिलेगा। सो आंसर क्या आएगा, सबसे कम हो जाएगा हमारे पास में डी। डी के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, डी के बाद में आएगा सी। और फिर देखो इसमें एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन कम हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो कौन सा होगा वो हमें चेक करना है। तो अगर इसमें एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब बेसिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी कम हो जाएगी। सबसे कम इन्वर्जन अगर हम देखें तो इसमें लेस इन्वर्जन होगा, है ना, लेस एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन, सही है। सो इसमें अगर लेस एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन होगा, सो आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। बट इसमें और इसमें अगर हम देखें तो आंसर आपका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा बी, ए, फिर यहाँ आ जाएगा सी, फिर यहाँ आ जाएगा डी, सही है।
इसमें और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ क्योंकि यहाँ एक ही इथाइल है, यहाँ 2 इथाइल है, करेक्ट है क्या। तो जो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी आ जाएगी वो इसकी आएगी। एंड फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास में सर इसका कम मिलेगा और इसका तो और ही कम मिलेगा। उसका कारण है, इसका कारण क्या है कि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, इसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी और कम हो जाएगी। सही है। सो यहाँ पे भी आपको एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन चेक करना है। सो आंसर सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, बी का, बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है। फिर हमारे पास में क्या मिलेगा, ए, और फिर सी, और फिर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ध्यान रखना इसमें आपको जो बेसिसिटी के लिए ऑर्डर लिखा गया है, इसमें सारा का सारा जो ऑर्डर लिखा गया है वो एक ही फैक्टर से नहीं लिखा गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन ही कंसिडर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि इन्वर्जन तो सबसे लास्ट इफेक्ट कंसिडर करना है, पहले आप इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही आंसर आना चाहिए, इंडक्टिव की वजह से ही ये ऑर्डर बनेगा। सो ऑप्शंस दे रखे होंगे, आप उन ऑप्शंस में ऑर्डर के लिए बहुत ईजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, कि ऑप्शन दे रखे होते हैं तो हम उसमें नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन कंसिडर ना करें। सही है, मतलब मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। सो ये इस तरीके से बन जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे फैक्टर जो हम इन्वर्जन वाला लगा रहे हैं वो सबसे लास्ट फैक्टर है, और इससे ये आंसर आ जाएगा कि बी का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है एंड डी का जो बेसिक स्ट्रेंथ है सबसे कम है। सही है। सो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो जो हम चीज़ें सोच रहे होते हैं वो कई बार थोड़ी सी चेंज हो जाती। सो ये इसका आंसर है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और अच्छे से आपको इन्वर्जन जो है वो समझ में आ गया होगा, और भी इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस 2019 का है, जनवरी शिफ्ट का। सही है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर भी क्लियर है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंड जो जीओसी की सीरीज चल रही है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको भी फॉलो करें, जिसमें आप लोग को पूरा अच्छे से डिटेल में जीओसी समझाया जा रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे जो वीडियो देखे जाते हैं, जो व्यूज़ आते हैं, वो सारे के सारे नॉन सब्सक्राइब्ड होते हैं, है ना। नॉन सब्सक्राइब का जो परसेंटेज है वो 98% के आसपास चला जाता है, जबकि सब्सक्राइब का जो परसेंटेज है वो 2% के आसपास ही रहता है। सो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपको 1 सेकंड ही लगेगा, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारे सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं और लोग हमसे कनेक्ट भी हो रहे हैं और लोग वीडियो को अच्छा भी मतलब देखते हैं अच्छे तरीके से। और अगर आपका पॉजिटिव रिव्यू आता है, जैसा भी रिव्यू होता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।